नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स की विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। बीते शनिवार यानी 31 अगस्त को हुई बैठक में सरकारी कंपनी एनबीसीसी के बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने हर 2 शेयरों पर 1 शेयर बोनस के रूप में देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर 2024 तय की गई है, यानी कि 7 अक्टूबर को जिन निवेशकों के डीमैट खाते में एनबीसीसी के शेयर होंगे वो बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे। 7 साल पहले यानी फरवरी 2017 में भी कंपनी की ओर से 2 पर 1 बोनस शेयर की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर को एनबीसीसी के शेयर में करीब आधा % की मजबूती के साथ 187 रुपये 15 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 192 रुपये तक भी उछल गया था। अगली खबर, गुजरात सरकार की गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार से जुड़ी कंपनी गुजरात गैस के बोर्ड ने जीएसपीसी, जीएसपीएल और जीएसपीसी एनर्जी के साथ मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक जीएसपीसी, जीएसपीएल और जीएसपीसी एनर्जी का कंपनी में मर्जर होगा और मर्जर के बाद बनी नई कंपनी के गैस ट्रांसमिशन कारोबार का डीमर्जर किया जाएगा और इस कारोबार को नई गठित कंपनी जीएसपीएल ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी जीटीएल के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद जीटीएल की शेयर बाजार में लिस्टिंग भी करवाई जाएगी। इस मर्जर के प्रस्ताव के मुताबिक जीएसपीसी के 305 शेयरों के बदले में शेयरधारकों को गुजरात गैस के 10 शेयर मिलेंगे। वहीं लिस्टेड कंपनी जीएसपीएल के 13 शेयरों के बदले में गुजरात गैस के 10 शेयर मिलेंगे। डीमर्जर की प्रक्रिया के तहत गुजरात गैस के शेयरधारकों को अपने 3 शेयरों के बदले में जीटीएल का 1 शेयर मिलेगा। ब्रोकर्स के मुताबिक इस मर्जर के बाद गुजरात गैस के मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा। 2 सितंबर को गुजरात गैस के शेयर में 11% से ज्यादा की मजबूती के साथ 674 रुपये 45 पैसे पर और जीएसपीएल के शेयर में करीब 4% की बढ़त के साथ 459 रुपये 70 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, मंगलवार 3 सितंबर को टीसीएनएस क्लोथिंग की आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी एबी फैशन के साथ मर्जर की रिकॉर्ड डेट थी। इसलिए 2 सितंबर को टीसीएनएस क्लोथिंग के शेयर में आखिरी दिन कारोबार हुआ। सितंबर 2023 में एबी फैशन ने टीसीएनएस क्लोथिंग की 51% हिस्सेदारी 1650 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की थी, जिसके बारे में हमने आपको कंपनी नामा के एपिसोड नंबर 73 में जानकारी दी थी। इस डील के तहत प्रमोटर ग्रुप से 29% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और 503 रुपए के प्राइस पर सशर्त ओपन ऑफर भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे एबी फैशन की कुल हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़कर 51% हो जाएगी। सौदे के तहत टीसीएनएस का एबीएफआरएल में विलय होगा और टीसीएनएस के शेयरधारकों को 6 शेयरों के बदले में एबीएफआरएल के 11 शेयर मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट से पहले सोमवार 2 सितंबर को मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर की ओर से कंपनी के 3,38,000 शेयर 574 रुपये 64 पैसे के भाव पर बेचे गए। वहीं बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने 576 रुपये 14 पैसे के भाव पर इस कंपनी के 6,24,000 शेयरों की खरीदारी की है। 2 सितंबर को टीसीएनएस क्लोथिंग का शेयर 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ 583 रुपये 30 पैसे पर और एबी फैशन का शेयर करीब 3% की मजबूती लेकर 320 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, 2 सितंबर को खबर थी कि बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 से 11 सितंबर को खुलेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 66 से 70 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिस हिसाब से कंपनी की मार्केट कैप 58,000 करोड़ रुपए होगी। इस आईपीओ के जरिए पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस की 6,560 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें से फ्रेश इशू से बजाज हाउसिंग फाइनेंस को 3,560 करोड़ रुपए मिलेंगे और ओएफएस के जरिए बजाज फाइनेंस 3,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। अगस्त के पहले हफ्ते में आरबीआई से इस आईपीओ को मंजूरी मिली थी। 2 सितंबर को बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली और दिन के दौरान बजाज फिनसर्व के शेयर ने 1862 रुपये का 52 वीक हाई भी छुआ था। अगली खबर, फोर्टिस हेल्थकेयर ने अपनी मटेरियल सब्सिडरी कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स में पी निवेशकों की बाकी बची हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। एजिलस डायग्नोस्टिक्स को हम पहले एसआरएल डायग्नोस्टिक्स के नाम से जानते थे। इस कंपनी में पी निवेशकों की 31.52% हिस्सेदारी बची है। फिलहाल फोर्टिस हेल्थकेयर के पास एजिलस की 57.68% हिस्सेदारी है, जो इस सौदे को पूरा होने के बाद बढ़कर 89.2% हो जाएगी। इस हिस्सा खरीद के लिए फोर्टिस हेल्थकेयर की ओर से एनसीडीज के जरिए रकम जुटाई जाएगी। 2 सितंबर को फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर में 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 562 रुपये 90 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 566 रुपये 40 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर,
बीते वीकेंड पर इमामी ने हीलियस लाइफस्टाइल की बाकी बची 49.6% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। द मैन कंपनी नाम से प्रीमियम मेंस ग्रूमिंग ब्रांड ऑपरेट करने वाली कंपनी हीलियस लाइफस्टाइल में इमामी की फिलहाल 50.4% हिस्सेदारी है और इस सौदे के बाद यह हिस्सेदारी बढ़कर 100% हो जाएगी। 177.63 करोड़ में हो रहे इस सौदे से डिजिटल फर्स्ट प्रीमियम मेल ग्रूमिंग सेगमेंट में इमामी की पोजीशन और मजबूत होगी। 2 सितंबर को इमामी के शेयर में दिन के निचले स्तर से रिकवरी के बाद 811 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि 820 रुपए के करीब खुलने के बाद दिन के दौरान शेयर 790 रुपए तक भी फिसल गया था। अगली खबर, बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद एनएचपीसी, एसजेवीएन और रेलटेल नाम की 3 सरकारी कंपनियों को केंद्र सरकार की ओर से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इस तरह नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 20 पर पहुंच गई है। नवरत्न का दर्जा हासिल करने वाली कंपनियां 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश बिना केंद्र सरकार की मंजूरी से कर सकती हैं, यानी कि इन कंपनियों के मैनेजमेंट को निवेश से जुड़े फैसले लेने की ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है। 2 सितंबर को एनएचपीसी, एसजेवीएन और रेलटेल के शेयरों में 1.5 से 2% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली थी। अगली खबर, मंगलवार 3 सितंबर को मेडी असिस्ट के करीब 1 करोड़ शेयरों या 14% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 611 रुपये 70 पैसे पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू करीब 600 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में कंपनी के प्रमोटर बेसमर इंडिया ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, जिनके पास जून अंत तक 29.22% हिस्सा था। इस ब्लॉक डील में गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने करीब 1.5 लाख शेयर और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 31 लाख शेयरों से ज्यादा की खरीदारी 611 रुपये 70 पैसे के औसत भाव पर की है। 3 सितंबर को मेडी असिस्ट के शेयर में 601 रुपए पर फिसलने के बाद 1% की गिरावट के साथ 611 रुपए 70 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 647 रुपए 80 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, मंगलवार 3 सितंबर को प्रीमियम एनर्जीज के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की लिस्टिंग हुई, जो कि धमाकेदार रही। एनएसई पर प्रीमियर एनर्जीज का शेयर 990 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 120% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। मतलब प्रीमियर एनर्जीज का अलॉटमेंट मिलने वाले निवेशकों का पैसा लिस्टिंग पर ही 2 गुना से ज्यादा हो गया, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 450 रुपए प्रति शेयर था। इस आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। यह आईपीओ कुल 75 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 2830.4 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 3 सितंबर को प्रीमियर एनर्जीज के शेयर में 838 रुपए 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 990 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 15% नीचे है, पर 450 रुपए के इशू प्राइस से करीब 86% प्रीमियम पर है। अगली खबर, केन्स टेक्नोलॉजीज के गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। ये प्लांट कंपनी की सब्सिडरी केन्स सेमीकॉन की ओर से लगाया जाएगा, जिस पर 3,300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन की होगी, जो कि गुजरात के सानंद में लगाया जाएगा। इस प्लांट से बनने वाली चिप्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और मोबाइल फोन समेत कई सेक्टर्स में होगा। 3 सितंबर को कंपनी के शेयर में 4% के उछाल के साथ 4,848 रुपए पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 5,050 रुपए तक भी उछल गया था। अगली खबर, 2 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि 5 सितंबर को Matrimony.com के बोर्ड की बैठक होने वाली है। इस बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इससे पहले जून 2022 में कंपनी ने 1,150 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 75 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी दी थी। इस बायबैक में करीब 6.5 लाख शेयर या करीब 3% हिस्सेदारी के बराबर शेयर खरीदे गए थे। बायबैक का प्राइस घोषणा से एक दिन पहले के 770 रुपए 70 पैसे के प्राइस से करीब 49% प्रीमियम पर था। बोर्ड बैठक की घोषणा के बाद 3 सितंबर को Matrimony.com के शेयर में 6% से ज्यादा की मजबूती के साथ 792 रुपए 50 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 846 रुपए 95 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। 5 सितंबर की शाम को कंपनी के बोर्ड ने 1,025 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 72 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी। गुरुवार 5 सितंबर की 810 रुपए की क्लोजिंग से बायबैक का प्राइस 26.5% के प्रीमियम पर था। 6 सितंबर को Matrimony.com के शेयर में हल्की कमजोरी के साथ 1% की कमजोरी के साथ 801 रुपए पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, अदानी ग्रुप इस हफ्ते 3 बड़ी खबरों के चलते फोकस में रहा। 3 सितंबर को खबर थी कि अदानी ग्रीन के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर यानी जेवी करने के लिए टोटल एनर्जीज 44.4 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। खावड़ा गुजरात में बन रहे अदानी ग्रीन के 1150 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट में ये निवेश किया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट तेजी से पूरा हो सके। 3 सितंबर को अदानी ग्रीन के शेयर में करीब 3.25% की गिरावट के साथ
₹94 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ₹1957.50 तक भी उछल गया था। 4 सितंबर को अदानी एंटरप्राइजेस ने इंडिविजुअल्स के लिए अपने पहले बॉन्ड इशू या एनसीडी इशू को लॉन्च किया। इस एनसीडी इशू के जरिए कंपनी की ₹800 करोड़ जुटाने की योजना है, जिसमें ₹400 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल था। इस इशू का 60% हिस्सा एचएनआईज और रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित था। 4 सितंबर को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 0.25% की गिरावट के साथ ₹3013.50 पर कारोबार की समाप्ति हुई। 5 सितंबर की शाम को खबर थी कि इस इशू को मिले अच्छे रिस्पांस के चलते ग्रुप ने एनसीडी इशू को 6 सितंबर को बंद करने की घोषणा की है, जबकि योजना 17 सितंबर को बंद करने की थी। 9.25 से 9.9% की एनुअल यील्ड वाला ये एनसीडी इशू पहले दिन ही 121% सब्सक्राइब हो गया था। साथ ही खबर यह भी थी कि महाराष्ट्र सरकार ने अदानी ग्रुप और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के 83,947 करोड़ रुपए या $10 अरब के जेवी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस जेवी कंपनी की तलोजा पनवेल में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना है। 6 सितंबर को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ ₹2,972.10 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, सरकारी कंपनी इरेडा की वित्त वर्ष 2025 में कुल 29,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें से 25,000 करोड़ रुपए की रकम कर्ज यानी डेट के जरिए जुटाई जाएगी और 4,500 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए यानी शेयर जारी कर जुटाए जाएंगे। कंपनी की अगले 2 से 3 महीनों में यह फंडिंग पूरी करने की योजना है। पिछले हफ्ते S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कंपनी को लंबी अवधि के लिए BBB- रेटिंग दी थी, जिसके बाद कंपनी की विदेश से भी पूंजी जुटाने की योजना है। 3 सितंबर को इरेडा के शेयर में हल्की बढ़त के साथ दिन की ऊंचाई के करीब ₹239.40 पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, मंगलवार 3 सितंबर की शाम को सरकार ने GIC री के OFS की घोषणा की। इस OFS में सरकार की 6.78% हिस्सा बेचने की योजना है, जिसमें से सरकार 3.30% हिस्सा बेचेगी और 3.39% अतिरिक्त हिस्सा बेचने के लिए ग्रीन शू ऑप्शन होगा। इस OFS का फ्लोर प्राइस ₹395 तय किया गया था, जिस हिसाब से सरकार को इस OFS से करीब 4,700 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर OFS पूरा सफल रहा तो इस इशू के बाद सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी 85.78% से घटकर 79% हो जाएगी। 11.9 करोड़ से ज्यादा शेयरों के इस OFS में 4 सितंबर को खुले संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 108.5% बोलियां मिली। 4 सितंबर को GIC री के शेयर में करीब 0.6% की कमजोरी के साथ ₹397.50 पर कारोबार का अंत हुआ। 5 सितंबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुले हिस्से को केवल 21% बोलियां ही मिल पाई थी, जिस वजह से 5 सितंबर को GIC री का शेयर ₹397.80 के स्तर पर जाकर एकदम सपाट बंद हुआ था। अगली खबर, जयपुर बेस्ड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने RBI के पास अर्जी दाखिल कर दी है। गौरतलब है कि अप्रैल में इस बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का अधिग्रहण किया था और उस डील के तहत फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की इस बैंक के साथ मर्जर की प्रक्रिया जारी है। दूसरी खबर यह है कि मंगलवार 3 सितंबर को हुई ब्लॉक डील के जरिए वेस्टब्रिज कैपिटल ने अपनी सहयोगी कंपनी वेस्टब्रिज AIF-1 के जरिए बैंक की 1.5% हिस्सेदारी 736 करोड़ रुपए में बेच दी है। BSE पर मौजूद बल्क डील के आंकड़े बताते हैं कि वेस्टब्रिज कैपिटल ने ₹676.06 प्रति शेयर के दाम पर 1 करोड़ शेयरों के आसपास की बिकवाली की है। 4 सितंबर को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में करीब 2% की बढ़त के साथ ₹686.80 के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई थी। अगली खबर, सिप्ला के वाइस चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MK हामिद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपनी उम्र और सेहत की चिंताओं का हवाला देते हुए उन्होंने 29 अक्टूबर से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद MK हामिद के बेटे कमिल हामिद कंपनी के बोर्ड पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर शामिल होंगे। 1 नवंबर 2024 को कमिल हामिद बोर्ड में अपना पद संभालेंगे। इसके अलावा 3 सितंबर 2024 से कंपनी ने आदिल जैनुल भाई और अभिजीत जोशी को एडिशनल डायरेक्टर्स के तौर पर नियुक्त किया है। 4 सितंबर को सिप्ला के शेयर में मामूली बढ़त के साथ ₹1,654 पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, 3 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई थी कि जर्मनी की पिगमेंट बनाने वाली कंपनी ह्यूबैक को खरीदने की दौड़ में सुदर्शन केमिकल भी शामिल हो गई है। ऊंचे कर्ज के बोझ के तले दबी सुदर्शन केमिकल्स की प्रतिद्वंदी कंपनी ह्यूबैक ने 23 अप्रैल 2024 को दिवालिया होने की याचिका दाखिल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूबैक की भारत में लिस्टेड कंपनी ह्यूबैक कलरेंट्स इंडिया के लिए ओपन ऑफर भी आ सकता है, क्योंकि डील होने पर ह्यूबैक कलरेंट्स इंडिया की ओनरशिप में बदलाव हो जाएगा। 4 सितंबर को सुदर्शन केमिकल्स के
शेयर में 4% की मजबूती के साथ 1047 रुपये 20 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 1070 रुपये तक भी उछल गया था। वहीं ह्यूबैक कलरेंट्स इंडिया के शेयर में करीब 4% की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर के करीब 569 रुपये 30 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, बुधवार 4 सितंबर को इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी के शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई, जो कि अच्छी रही। एनएसई पर इकोस इंडिया का शेयर 390 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 17.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 334 रुपये प्रति शेयर था। अच्छी लिस्टिंग के पीछे वजह है आईपीओ को मिला निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स। ये आईपीओ कुल 64 गुना के आसपास भरा था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 601 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत पर इकोस इंडिया के शेयर में 441 रुपये 5 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई, जो कि 390 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 13% के प्रीमियम पर है, पर 334 रुपये के इशू प्राइस से 32% ऊपर है। अगली खबर, गुरुवार 5 सितंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने शेयर होल्डर्स को 1:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी, यानी कि एलिजिबल शेयर होल्डर्स को आरआईएल के 1 शेयर के बदले में 1 बोनस शेयर मिलेगा। एलिजिबल शेयर होल्डर्स का पता लगाने के लिए कंपनी जल्द ही रिकॉर्ड डेट की घोषणा करेगी। 1980, 1983, 1997, 2009 और 2017 के बाद कंपनी की ओर से छठी बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देने का ऐलान किया गया है। बोनस शेयर देने का मतलब हुआ कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 शेयर है तो बोनस के बाद शेयरों की संख्या बढ़कर 2 हो जाएगी। हालांकि शेयर का भाव उसी रेशो में कम भी हो जाएगा। बोनस इशू आमतौर पर कंपनियों की ओर से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने और शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने के मकसद से किया जाता है। 5 सितंबर को आरआईएल के शेयर में 1.25% की कमजोरी के साथ 2,991 रुपये पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, गुरुवार 5 सितंबर को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड यानी आरएलएल की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग ठंडी ही रही। एनएसई पर आरएलएल का शेयर 3020 रुपये पर और बीएसई पर 3000 रुपये के स्तर पर लिस्ट हुआ, जो कि लिस्टिंग से पहले हुए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में डिराइव हुए 1563 रुपये के बेस प्राइस से अच्छे खासे प्रीमियम पर था। हालांकि लिस्टिंग के कुछ बाद मुनाफा वसूली हावी हो गई और शेयर में 5% का लोअर सर्किट लग गया। लिस्टिंग के 10 दिन तक ये शेयर T2T यानी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में कारोबार करेगा, यानी कि शेयर में केवल डिलीवरी के सौदे होंगे, BTST और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ये कंपनी रेमंड से डीमर्जर के बाद बनी है। दरअसल रेमंड का कारोबार 3 कंपनियों में स्प्लिट हुआ, जिसमें रेमंड लिमिटेड, रेमंड रियल्टी यानी RRL और रेमंड लाइफस्टाइल यानी RLL शामिल हैं। 30 जून 2024 को रेमंड के लाइफस्टाइल कारोबार रेमंड लाइफस्टाइल यानी RLL का डीमर्जर हुआ था। 5 सितंबर को कारोबार के अंत पर शेयर 5% के लोअर सर्किट पर 2,869 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, बुधवार 4 सितंबर को मिड कैप आईटी कंपनी मैस्टैक के 23.5 लाख शेयरों या 7.6% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 2,750 रुपये प्रति शेयर के दाम पर हुई इस डील की वैल्यू 647.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाजार बंद होने के बाद आई डिटेल्स के मुताबिक इस ब्लॉक डील के जरिए कैपिटल ग्रुप ने अपनी सहयोगी कंपनी यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड के जरिए मैस्टैक के 17.19 लाख शेयर या 5.6% हिस्सेदारी 475 करोड़ रुपए की रकम में बेची है। इस डील के जरिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, गिज़ैलो मास्टर फंड और पेट्रोनस ट्रेडटेक ने कुल 12.34 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 2,751 रुपये से 2,767.51 पैसे की रेंज में खरीदारी की गई है और इस हिस्सेदारी की वैल्यू 340.40 करोड़ रुपए बताई गई है। 5 सितंबर को मैस्टैक के शेयर में 2.5% की गिरावट के साथ 2,758 रुपये 35 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 2,874 रुपये 30 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, लिंडे इंडिया ने टाटा स्टील के साथ प्लांट सेल के लिए करार किया है। यह करार कंपनी की ओर से इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई एसेट्स के अधिग्रहण के लिए किया गया है। टाटा स्टील के कलिंगानगर फेज 2 के विस्तार से जुड़े प्रोजेक्ट के एसेट्स खरीदने के लिए यह करार किया गया है। इस डील में 1800 TPD क्षमता के 2 एयर सेपरेशन यूनिट्स यानी ASUs शामिल हैं, जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये डील कंपनी खुद के पैसों से करेगी। इससे पहले टाटा स्टील ने कंपनी को कलिंगानगर प्लांट के गैस सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने और ऑपरेट करने के लिए सफर बिडर के तौर पर चुना था। 5 सितंबर को कंपनी के शेयर में करीब 3% से ज़्यादा की तेजी के साथ 7,430 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और दिन के दौरान शेयर ने 7,640 रुपये की इंट्राडे ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, गुरुवार 5 सितंबर को ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईजी ट्रिप
प्लानर्स यानी ईज माई ट्रिप के बोर्ड ने एक नई सब्सिडरी कंपनी के गठन की घोषणा की। इजी ग्रीन मोबिलिटी नाम की इस सब्सिडरी कंपनी का गठन इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में उतरने के लिए किया गया है। शुरुआती फेज में कंपनी की ओर से 4000 से 5000 बसों की उत्पादन क्षमता वाला प्लांट लगाया जाएगा। आगे चलकर इस प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस कारोबार के लिए कंपनी की एक और सब्सिडरी योलो बस ऑपरेटिंग कंपनी का काम करेगी। अगले 2 से 3 साल में R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्लांट लगाने पर कंपनी 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 5 सितंबर को इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर में 10% की मजबूती के साथ 42 रुपए 77 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि शेयर का इंटरडे हाई 44 रुपए 38 पैसे था। अगली खबर, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस यानी एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर लॉन्च की सेवाएं देने वाली कंपनी ड्रीम फोक्स ने ट्रैवलर्स के लिए हाईवे डाइनिंग सर्विसेज लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि कंपनी ने एयरपोर्ट से अपने कारोबार को हाईवे तक डाइवर्सिफाई करने की योजना तैयार कर ली है। इस योजना के तहत देश भर में 60 से ज़्यादा अहम हाईवे रूट्स पर कंपनी की 600 से ज़्यादा आउटलेट्स खोलने की तैयारी है। 6 सितंबर को ड्रीम फोक्स के शेयर में 5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 496 रुपये 25 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई और दिन के दौरान शेयर 522 रुपये 15 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, शुक्रवार 6 सितंबर को बाजार स्टाइल रिटेल के शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई, जो कि एकदम सपाट रही। NSE पर बाजार स्टाइल रिटेल का शेयर 389 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इस IPO का इशू प्राइस था। निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पांस मिलने के बावजूद लिस्टिंग के दिन शेयर का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। यह IPO कुल 40 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, पर बाजार में गिरावट की वजह से प्राइमरी मार्केट के सेंटीमेंट पर भी खासा असर देखने को मिला। इस IPO के जरिए कंपनी ने करीब 834 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। हालांकि सपाट लिस्टिंग के बाद बाजार स्टाइल रिटेल के शेयर में खरीदारी देखने को मिली और शेयर 2.5% की बढ़त के साथ 398 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर 431 रुपये 15 पैसे तक भी उछल गया था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ। आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। बीते शुक्रवार यानी 30 अगस्त को वोडाफोन आइडिया की ओर से AGR बकाये को लेकर दाखिल की गई क्यूरेटिव पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होने वाली थी। हालांकि इस सुनवाई को लेकर ना ही कंपनी और ना ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई अपडेट जारी किया गया है। कंपनी ने AGR की कैलकुलेशन और ब्याज की पेनल्टी को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी। 2 सितंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 4.25% की गिरावट के साथ 15 रुपये 7 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज यानी 63 मून्स और NACL पेमेंट डिफॉल्ट मामले से जुड़े विवाद को लेकर वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS करने पर विचार कर रहे हैं। करीब 11 साल पहले NACL के प्लेटफॉर्म पर डिफॉल्टर्स की ओर से लगभग 5,500 करोड़ रुपए के पेमेंट डिफॉल्ट का मामला सामने आया था, जिसको लेकर विवाद अभी भी जारी है। बीते रविवार यानी 1 सितंबर को 63 मून्स ने कहा कि कंपनी को NACL इन्वेस्टर्स फोरम से मिल बैठकर इस विवाद का वन टाइम सेटलमेंट करने का प्रस्ताव मिला है। NACL पेमेंट विवाद से जुड़ा मामला सुलझाने का प्रस्ताव मिलने की खबर से 2 सितंबर को 63 मून्स के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर 343 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच इस हफ्ते आरोपों के घेरे में रही। सोमवार 2 सितंबर को देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सेबी चीफ पर इल्जाम लगाया और दावा किया कि ICICI बैंक से उनको 16.8 करोड़ रुपए की सैलरी मिली है। 2017 में सेबी पद पर ज्वाइन करने के बाद उनको ICICI बैंक से सैलरी मिली है, जो कि सेबी के पद से मिलने वाली सैलरी से कई गुना ज्यादा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सेबी चीफ के तौर पर माधवीपुरी बुच की नियुक्ति पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाने के कुछ समय बाद ही जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने भी सेबी चीफ को कटघरे में खड़ा किया। सुभाष चंद्रा ने सेबी चीफ को भ्रष्ट बताया है और कहा कि उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। यही नहीं, चंद्रा ने यह भी कहा कि जी सोनी डील टूटने के पीछे की वजह भी सेबी चेयरपर्सन ही है, क्योंकि सेबी की वजह से सोनी ग्रुप भयभीत हो गया और उसने डील तोड़ दी। सुभाष चंद्रा ने बताया कि सेबी प्रमुख बनने से पहले माधवीपुरी बुच और उनके पति की सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 40 से 50 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि सुभाष चंद्रा के इस दावे को सेबी के अधिकारियों ने सिरे से नकारा है। सेबी के अधिकारियों ने सुभाष चंद्रा के बयान को आधारहीन बताया है। 2 सितंबर को ICICI बैंक का शेयर
मामूली कमजोरी के साथ 1229 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 3 सितंबर को आईसीआईसीआई बैंक ने उन आरोपों को सिरे से नकार दिया जिनमें कहा गया था कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच बैंक में लाभ के पद पर नियुक्त हैं और 2017 से 2024 के दौरान बैंक की तरफ से माधवीपुरी बुच को 16.8 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए हैं। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने इन आरोपों को आधारहीन बताया और कहा कि माधवीपुरी की बैंक से रिटायरमेंट के बाद उन्हें बैंक की तरफ से रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अलावा किसी तरह का वेतन नहीं दिया गया है। सफाई के बाद 3 सितंबर को आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ 1247 रुपये पर डे हाई के करीब क्लोजिंग हुई। वहीं जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 3.5% की गिरावट के साथ डे लो के करीब 137 रुपये पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। कंपनी की तरफ से 4000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए आवेदन किया गया है, जिसमें से फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 2000 करोड़ रुपए जुटा रही है और ओएफएस के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक भी उतनी ही रकम जुटाएंगे। बता दें कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है और ग्रुप ने 20 अगस्त को आईपीओ के लिए डीआरएचपी दाखिल किया था। सेबी की ओर से आईपीओ को होल्ड पर डालने की फिलहाल कोई वजह नहीं बताई गई है। इस खबर के चलते जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के निवेश वाली कंपनी शिवा सीमेंट के शेयर में करीब 2% की कमजोरी के साथ 48 रुपये 71 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, जी एंटरटेनमेंट का शेयर इस हफ्ते 2 और खबरों के चलते भी फोकस में था। पहली ये कि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट ने एसएल समूह के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा की सेबी के खिलाफ अर्जी को आगे के लिए टाल दिया है। सेबी की ओर से सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ एसएल समूह की एक कंपनी से फंड्स के डायवर्जन को लेकर आए फैसले के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी। चंद्रा ने सेबी की चेयरपर्सन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है और अपनी डिफेंस के लिए अतिरिक्त समय की गुजारिश की है। अब केस की सुनवाई सितंबर के अंत में होगी। दूसरी खबर यह थी कि जील को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी से वित्त वर्ष 2024 के लिए होने वाली 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम को टालने की मंजूरी मिल गई है। 4 सितंबर को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 135 रुपये 50 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ, जो कि 135 रुपये 23 पैसे के डे लो के एकदम करीब था। अगली खबर, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी डायल ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट पर बकाया रकम को चुकाने के लिए जोर डाला है, लेकिन डायल की ओर से दबाव बनाए जाने के बावजूद स्पाइसजेट का कहना है कि एयरलाइन समय सीमा के हिसाब से पेमेंट का भुगतान कर रही है। गौरतलब है कि वित्तीय संकट और कानूनी मामलों के चलते ये एयरलाइन एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की सख्त निगरानी के दायरे में है। 4 सितंबर को स्पाइसजेट के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ 62 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। फार्मईजी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स के वैल्यूएशन में बड़ी कटौती की गई है। यूएस के इन्वेस्टर जेनस हेंडरसन ने कंपनी की वैल्यूएशन को घटाकर $46 करोड़ कर दिया है, जो कि 2021 के अंत में $5.6 अरब पर थी। यूएस के मार्केट रेगुलेटर एसईसी को दी गई ताज़ा जानकारी के मुताबिक फार्मईजी के वैल्यूएशन में 2021 के पीक के मुकाबले 92% की बड़ी कटौती की गई है। इस साल अप्रैल में कंपनी ने खुद पीक वैल्यूएशन से 90% डिस्काउंट पर 1800 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। अगली खबर, वित्त वर्ष 2024 में फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी का रेवेन्यू 36% बढ़कर 11,247 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं घाटा 44% घटकर 2,350 करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष 2023 में स्विगी का रेवेन्यू 8,265 करोड़ रुपए और घाटा 4,179 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024 के आंकड़ों के हिसाब से रेवेन्यू के मामले में कंपनी अपने कॉम्पिटिटर जोमेटो से अब थोड़ा ही पीछे है, लेकिन वित्त वर्ष 2024 में जोमेटो को 351 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि स्विगी अभी भी घाटा दर्ज कर रही है। जोमेटो का वित्त वर्ष 2024 में रेवेन्यू 12,114 करोड़ रुपए रहा है। स्विगी इस साल के एंड में शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी में भी है। 26 अप्रैल को कंपनी ने शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए अपने आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स को दाखिल किया था। तो इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।